चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं एडुटेरिया का जो प्रथम संस्करण का 2026 में निकला हुआ बुक है। एनसीईआरटी बेस्ड है जिसमें क्लास 6 से 12 तक का जो है एनसीईआरटी से दिया हुआ है क्वेश्चन, वो पूरा कवर करेंगे जो कि हिस्ट्री का है और वस्तुनिष्ठ दिया हुआ है। इस बुक का नाम ऑल आउट है, मार्केट में आ गया, आप लोग खरीद सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो है हिस्ट्री का देखेंगे क्वेश्चन। इस बुक का विशेषता देख लीजिए। ये कक्षा 6 से 12 तक के भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ दिया हुआ है। टोटल 5 सब्जेक्ट है, पांचों का निचोड़ दिया हुआ है इसमें। सभी विषयों का अध्यावर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का समावेशन किया गया है। सभी प्रश्नों का उत्तर सीधे एनसीईआरटी से लिया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये बुक उपयोगी है, इसीलिए आप लोग ये बुक मार्केट में आ गया है, ले लीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है ये इतिहास का बुक है। इतिहास का हम लोग आज को देखने वाले हैं। इसमें टोटल 12 तक का दिया हुआ है, तो आज क्लास 6 का हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, पाकिस्तान में स्थित है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट, सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ईरानी तथा यूनानी, रूसी, अरबवासी और मेसोपोटामिया वासी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इसका ईरानी तथा यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस का सर्वप्रथम कहा। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो तीन भाषा दिया हुआ है, संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल। आप लोग बताइएगा इनमें से पांडुलिपियों किस भाषा में लिखा गया है। तो तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी इन तीनों भाषाओं में लिखा गया है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। तो चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ये दोनों कथन सही है, स्टेटमेंट सही है। इसीलिए भारत को जो उपमहाद्वीप कहा जाता है बड़े आकार के कारण और समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? इसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा की गई है पांडुलिपियों में। राजाओं की जीवन की चर्चा की गई है। धार्मिक मान्यता व्यवहारों की चर्चा की गई है। स्तंभ लेखों के अध्ययन की चर्चा की गई है। तो इसमें जो है ये चारों कथन सही है, इसलिए इसका 5 का जो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही है। बुर्ज होम के आवास के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वों को झोपड़ियों के अंदर था बाहर, दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह में। तो आप लोग बताइए 6 का कौन सा सही होगा। ये कूट में दिया हुआ है, इसमें सत्य कूट चुनना है। तो इसका 6 का जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और पुरातत्वों और झोपड़ियों के अंदर था बाहर, दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की व्यवस्था थी। संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्य द्वारा गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो आप लोग बताइएगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, हड़प्पा, लोथल, भीमबेटका, मेहरगढ़। तो इसमें जो सही जवाब होगा, सातवां का जो सही जवाब होगा सी हो जाएगा। मेहरगढ़ में सबसे पहले मनुष्यों द्वारा गेहूं, जौ और भेड़ बकरी पाला गया। 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? तो
8 का जो सही जवाब होगा 8 का वो हो जाएगा डी नंबर। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है 12,000 साल पहले घास के मैदान बनने लगे। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो 9 का जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए 9 का आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो 4 स्टेटमेंट है। एक जगह रुकने के कारण उन्हें फल वृक्ष तथा जानवरों को खासकर खाकर समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी को चारा ढूंढने के लिए और मौसम बदलने के लिए। तो 10 का जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही है। एक जगह रुकने के कारण वहाँ फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशियों को चारा ढूंढने के लिए और मौसम बदलने के लिए। 10 का आप लोग याद रखिएगा डी नंबर। मेसोलिथिक का या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो आप लोग 11 का आंसर बताइएगा। 11 का जो सही आंसर होगा सी नंबर होगा, केवल एक। इस समय के जो पत्थर औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। बाकी ये दोनों ऑप्शन 2 और 3 गलत है, इसलिए 11 का सी नंबर केवल एक आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया। मुहर मुहरों, लेखन तथा बोटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो आप लोग बताइएगा 12 का क्या सही आंसर होगा। तो 12 का जो सही आंसर है वो बी नंबर है, केवल 12 का डी नंबर सही है। 1 2 3 चारों सही है। 12 का आप लोग याद रखिएगा डी नंबर। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही है। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। इधर वस्तु दिया है, ये आयात स्थान दिया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा ये जो वस्तु है कौन 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 सा जगह पे मिलता है। तो तांबा है। तांबा तो राजस्थान हो गया। हाँ, तांबा का राजस्थान, टीन का आपका अफगानिस्तान हो गया और सोना कर्नाटक का हो गया। तो 13 का जो सही जवाब होगा, 13 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। एक का बी, दूसरा का ए और तीसरा का सी। तो आप लोग याद रखिएगा 13 का बी नंबर सही जवाब है। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के समय इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चरागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो 14 का जो सही जवाब है, सभी कथन सही है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन रहेगा। 1 2 3 4 5 सभी सही है। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? भारत के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, राजस्थान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो 15 का जो सही जवाब होगा बी होगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा अवस्थित है। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में। तो 16 का जो सही जवाब है मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में। तो 17 का जो सही आंसर होगा कूट में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। 1 और 3 यानी कालीबंगा मिला है और लोथल में अग्निकुंड मिला है। 2 जगह मिला है, कालीबंगा में और लोथल में।
हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? विशाल स्नानागार, अन्नागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण और पकाई गई ईंटों का प्रयोग। तो इसका जो सही जवाब होगा 18 का वो डी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों स्टेटमेंट सही है जो हड़प्पाई नगरों की विशेषता थी। इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। इस स्थल पर दफनाने की समान प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण की दिशा में होता था। तो उन्हें इसका आप लोग सही आंसर बताइएगा। उन्हें इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। यहाँ जो जिसमें उनका सिर दक्षिण की जगह उत्तर होता, उत्तर तब सही होता, इसीलिए 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी तीसरा गलत है। तो उन्हें इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए। ऋग्वेदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उन्हें मालिकों की संपत्ति माना जाता था, उन्हें राजा बनने का स्वतःअधिकार प्राप्त था, उन्हें उनके काम के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी, उन्हें कठिन काम करने में छूट प्राप्त थी। तो जो दास दास होते थे वो उसको मालिक को उसको संपत्ति मानता था, इसीलिए 20 का जो सही जवाब होगा उसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी उसे किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी, इसीलिए ऑप्शन ये तीनों इधर गलत है, बाकी ए ऑप्शन सही है। 20 का ए हो जाएगा। ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो 21 का जो सही जवाब होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक काल में जो स्टेटमेंट दिया है इसमें मिलान नहीं करता, इसलिए इसका 21 का जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। महापाषाण में मृतकों के विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था। उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, काले और लाल बर्तन, चित्रित धूसर विधवान, काले और हरे बर्तन। तो 22 का आप लोग बताइएगा आंसर। तो 22 का जो सही आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, काले और लाल बर्तन। कथन ए है, महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। कारण आर दिया हुआ है, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेना के रखरखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो 23 का जो सही जवाब है उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो आप लोग याद रखिएगा 23 का ए नंबर ऑप्शन। सिकंदर मोहन किस नदी के तट पर पहुंचा जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्यास नदी। ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। बज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने के लिए किस समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? विदेशी और व्यापारी को, महिलाएं, दास और कर्मकार को, युवा, राजा और सैनिक को, पुरोहित और भिक्षु को। तो 25 का जो सही जवाब होगा बी होगा, महिलाएं, दास और कर्मकार को वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से मना किया था। बाकी ये तीनों भाग ले सकते थे। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? मंजीम निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय में, विनय पिटक में। आप लोग बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विनय पिटक में इसका जो है वज्जी संघ का वर्णन किया गया है।
उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो 27 का जो सही जवाब होगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए 27 का सी आप लोग याद रखिएगा। महाजनपद काल के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। तो 28 का जो सही जवाब होगा डी होगा। 9 तो 1 और ना ही 2। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? गैरिक गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, कांस्य मृदभांड, लोहे से बना मृदभांड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 29 का, वो बी नंबर हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही 30 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, केवल एक। अभिलेख का अशोक का शासक आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, बाकी ये दूसरा नंबर गलत है, इसलिए 30 का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन एक केवल एक सही है। जनपद का क्या अर्थ होता है? जन का राजा, जन के बसने की जगह, जन के नेता, जन में प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो 31 का जो सही जवाब होगा बी नंबर होगा, जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, 3500 साल पहले। तो 32 का आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर 2500 साल पहले महाजनपदों का उद्भव हुआ था। भारतीय दर्शन की शाखा को उनके संस्थापक से मिलाइए। ये भारतीय दर्शन है और संस्थापक है। तो वैशेषिक है, इसका हो जाएगा कनाद। योग है, योग का हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि। उसके बाद सांख है, सांख का कपिल हो जाएगा। उसके बाद पूर्व मीमांसा का जेमिनी, ये हो जाएगा। तो एक का डी, दूसरा का सी, इसका 33 का ए नंबर सही हो जाएगा। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। तो आप लोग याद रखिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 33 का। पाणिनि के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। उन्होंने एक विशेष रूप से स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल में जोड़ा गया। तो 34 नंबर का आप लोग सही कूट बताइएगा, केवल एक, दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा केवल एक होगा। इसमें जो उन्होंने दिया है कि स्वर की रचना, परंतु व्यंजन की, जबकि व्यंजन का भी इसने किया था आविष्कार, इसलिए यहाँ पे बाद के काल में अन्य विद्वान जोड़ा गया, जो बोला गया, ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। तो केवल एक, 34 का केवल एक होगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो 35 का बी हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णाओं को बताया है। उन्होंने कहा कि आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णाओं से मुक्ति पा सकता है। तो 36 का सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है? सामने बैठना, गुरु के समीप बैठना, भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना या ज्ञान में श्रेष्ठ होना। तो आप लोग बताइए 37 का सही जवाब क्या होगा?
तो सही 37 का सही जवाब है गुरु के समीप बैठना, बी नंबर। 37 का आप लोग बी याद रखिएगा, बी नंबर सही है। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? जेमिनी ने, वसुमित्र, कपिल ने, पौनिनी ने। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा पौनिनी ने, सी नंबर। संस्कृत व्याकरण की रचना पौनिनी ने की थी। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो महावीर स्वामी संस्कृत में, पाली में, खरोष्ठी में, प्राकृतिक में। तो महावीर स्वामी का पूछे तो प्राकृतिक में दिया था, जबकि भगवान बुद्ध का पूछे तो पाली भाषा में दिया था। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो ये दोनों सही है, तो इसका 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो, दोनों। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? सूत पिटक में, अभिधर्म पिटक में, भगवती सूत में, विनय पिटक में। तो 41 का आप लोग याद रखिएगा, विनय पिटक में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए। उस बुक का जो नाम है वो विनय पिटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही नहीं है? संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो 42 का जो सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर होगा वो डी होगा। विवाहित स्त्रियों को माता पिता की अनुमति नहीं लेनी होती थी, जबकि इसमें दिया हुआ है कि अनुमति लेना होता था, इसीलिए इसका 42 का डी हो जाएगा। 42 का डी सही नहीं है, यहाँ सही नहीं पूछा है, तो इसलिए सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। तो 42 का डी सही नहीं है। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बौद्ध धर्म संबंधित थे, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा बढ़ावा दिया। तो 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। एक और दो, दोनों सही है। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे। वे भारत से बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, केवल 2 और 3। वे बोधिसत्व की पूजा में काफी लोकप्रिय थे और वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया का में काफी लोकप्रिय हुए। 2 और 3 सही है। जबकि वे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये गलत है। तो 44 का आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर, केवल 2 और 3। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो 45 का सही है आशुघोष। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार आशुघोष थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित था। तो 46 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये दोनों कथन सत्य हैं, स्टेटमेंट सही है, इसीलिए 46 का आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ था जो कहलाता था। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, प्रदक्षिणा। साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्या थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म प्रचार के लिए प्रेरित किया? तो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष, दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार, परिवार और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा 48 का वो डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों तीनों सही है, जिसको होगा अशोक को धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज,
64 द्वार हैं। यह 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया था? तो 49 का जो सही जवाब होगा ए नंबर मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच के अंतर को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? कर दृश्य कर दृश्यमान थे, नजराना अनिवार्य था। कर भौतिक वस्तु थी, नजराना पूरी तरह नगद था। कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कमोबश स्वेच्छा से दिया जाता था। कर वनवासियों द्वारा चुकाए जाते थे, नजराना नगरवासियों द्वारा चुकाया जाता। तो 50 का जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। कर नियमित थे और नजराना अनियमित था और कमोबश स्वेच्छा से दिया जाता। तो ये सी नंबर जो है अच्छी तरह से उसका व्याख्या को स्पष्ट करता है, इसलिए आप लोग 50 का सी नंबर याद रखिएगा। सी नंबर सही है। मौर्य साम्राज्य का स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इनके संस्थापक निम्नलिखित कौन थे? तो 51 का बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 51 का आप लोग बी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? उज्जैन, कलिंग, लुबनी और तक्षशिला। तो 52 का आप लोग याद रखिएगा, तक्षशिला जो है, तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जो है आने जाने का प्रमुख मार्ग था मौर्य साम्राज्य का। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकट राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेगास्थनीज। 53 का आप लोग याद रखिएगा, डी नंबर मेगास्थनीज था वो। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमण सही क्रम है? भारत में जो सबसे पहले आए उसके बाद कौन है, ऐसे मतलब 4 देश का दिया हुआ है, आप लोगों को बताना है सबसे पहले कौन आए हैं। तो इसमें जो 54 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, हिंद, यमन, उसके बाद शक, तब हिंद पार्थियन, उसके बाद कुषाण। तो 54 का आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही जवाब होगा 55 का वो बी हो जाएगा, धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता था। जो जो अशोक ने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो प्रचार करने के लिए सब जगह जाता है, उसको हम धम्म महापात्र के नाम से जानते हैं। अशोक के समय में उनकी कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो अशोक का जो अभिलेख है वो खरोष्टी में भी है और ब्राह्मणी लिपि में भी है, इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। इसमें एक और 3 होगा, इसलिए 56 का जो सही जवाब होगा सी होगा, एक और 3। याद रखिएगा 56 का सी नंबर, एक और 3। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक ने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कंधार, ब्रह्मगिरी, गिरनार, जोगढ़, लुम्बिनी। तो 57 का याद रखिएगा, उपरोक्त में से सभी, इन सभी जगह से अशोक के जो है शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को इनमें से कहाँ भेजा था? सीरिया में, मिस्र में, श्रीलंका में। आप लोग को बताना है इन तीनों देशों में किस देश में अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अपने राजदूत को भेजा था, या उपरोक्त में से सभी, इन तीनों जगह। तो 58 का जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी जगह पे अशोक ने अपने राजदूत को भेजा था। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राज्यपाल का, कोषाध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष या दुर्गपाल। तो 59 का जो सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल या गवर्नर। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में केडिसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग प्राय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के दर्शाने के लिए किया जाता था?
तो इसमें समुद्री व्यापार को संचालन करने के लिए व्यापारी संघ, कर संग्रह के लिए उत्तरदायित्व ग्रामीण मुखिया, भूमिहीन कृषि मजदूर और दास, उन्नत सिंचाई प्रणाली उपयोग करने वाले बड़े चारों में बताना कि किसके लिए ये दो शब्द क्रेशियर और अदमई का उपयोग किया। तो 60 का जो सही जवाब होगा वो सी नंबर हो जाएगा। भूमिहीन कृषि और मजदूर और दास के लिए कडेसियर और अधिमई शब्द का प्रयोग किया जाता था दक्षिण भारतीय राज्यों में। तो आप लोग 60 का याद रखिएगा, सी नंबर। संगम मुएंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे। वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वो उपहार और भेंट लेते थे। वे केवल विदेशी व्यापारियों से कर लेते थे। वे आम लोगों से उपहार स्वीकार नहीं करते थे। तो इसमें जो 61 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी होएगा। वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वो उपहार और भेंट लेते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? कौन सा वंश है? तो इसमें है पंड्या, चेर, सातवाहन या कुषाण। आप लोग को बताना इन चार ऑप्शन में कौन सा सबसे प्रसिद्ध वंश था जो कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखता था। तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कुषाण वंश जो था जो कि सिल्क रूट पे सबसे अधिक नियंत्रण रखता था। रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? सोना का, रेशमी वस्त्र का, हाथ सिक्के का या काली मिर्च का? तो 63 का जो सही जवाब हो जाएगा काली मिर्च का जो है रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक मांग थी। स, संगम साहित्य में किससे संबंधित है? तेलुगु से, तमिल से, पाली से, संस्कृत से? तो 64 का जो सही जवाब होगा बी हो जाएगा तमिल से। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब हुआ था? 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले? तो 65 का जो सही जवाब है 3000 साल पहले जो है उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? कुषाण, सातवाहन, चेर या चोल? तो 66 का सही जवाब है सातवाहन वंश को हम दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुषाण की दूसरी राजधानी रही? कुषाणों की दूसरी राजधानी राजगिरी, अमरावती, कंधार, मथुरा? इन चार ऑप्शन में से अपने को बताना है कि कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी। तो 67 का सही जवाब होगा वो मथुरा होगा, बी नंबर। अरिक्का मेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, पांडुचेरी में, तमिलनाडु में? जिसको हम बंदरगाह भी बोलते हैं। तो इसका 68 का जो सही जवाब होगा पांडुचेरी में। पांडिचेरी में जो है अरिक्का मेडु नामक प्राचीन पत्तन अवस्थित था। आहत सिक्के के समय निकले कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी या तांबे के बिना करते हुए। इन तीन स्टेटमेंट में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। गलत है। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन गलत है? गलत बताना है। तो इसमें जो है 2 नंबर जो है ऑप्शन केवल दो, ये तो आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया था, ये कथन गलत है। मथुरा के अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लोहे बुनकरों का, टोकरी या माला बनाने वालों का, उपरोक्त में से सभी? तो 70 का सही जवाब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मथुरा का अभिलेखों में सुनारों का, लोहा बुनकरों का और टोकरी माला बनाने का भी उल्लेख मिलता है। 71 नंबर परिस्थिति का अर्थ क्या होता है? आश्वासन, सफलता, स्वीकृति या प्रशंसा? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर प्रशंसा। परिस्थिति का अर्थ प्रशंसा होता है।
समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, हरिसेन ने। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया था। हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? 73 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा 12। हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति में दक्षिणापथ शासकों की संख्या 12 बताई है। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक ने जोड़कर विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? चाहे समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, कनिष्क से या चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो 74 का जो सही जवाब होगा डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से जो है विक्रम संवत की जोड़कर देखा जाता है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर किसने रोका था? तो 75 का जो सही हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पुलकेशिनी द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका था। पुलकेशिनी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वह तापी पर कब्जा कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है वो गलत है, सत्य नहीं है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। और 76 का आंसर बी होगा, जो कि यहाँ पूछ रहा है सत्य नहीं है बताना है। तो ये बी नंबर सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। तीनों सत्य है, बाकी बी नंबर सत्य नहीं है। तो 76 का ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा बी। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के मेहरौली के लोह स्तंभ में निम्नलिखित में किस शासक का जिक्र किया गया है? चंद्र का, शिव का, रुद्र, दमन का या कनिष्क का? 77 का जो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर होगा चंद्र का, जो कि 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के मोहल्ला स्तंभ में इसका जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने लिखा है, सही है। मणि मेख लई इलंगो ये गलत है। मेघदूत कालिदास सही है। शिल्पदा की कारम इलंगो ये सही है। तो 78 का जो है बी बी ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो 78 का आप लोग याद रखिएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र। प्रदक्षिणा पथ, स्तूपों के चारों परिक्रमा हेतु मार्ग। वेदिका, गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर। तोरण, स्तूप या वेदिक अलंकार अलंकृत प्रवेश द्वार। तो आप लोगों को बताना है, चार कूट दिया हुआ है, चार कूट में आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का बी नंबर केवल 3, जो कि सही नहीं है। वेदिका जो है गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर जो है ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो 79 का आप लोग याद रखिएगा केवल 3, बी नंबर ऑप्शन। महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया है। इनके निर्माण निर्माण में नीचे से ऊपर के पत्थरों को जोड़ा जाता था। ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 3। जबकि ये 2 नंबर इनके निर्माण नीचे से ऊपर के पत्थरों को जोड़ा था, ये गलत है। बाकी बाकी ये तीनों सही है।
1 और 3 सही है जबकि 2 नंबर गलत है। ये था इतिहास का जो क्लास 6 का जो है एरुटेरिया का ऑल आउट बुक का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 7 का देखेंगे एरुटेरिया बुक से ही, जिसमें कि 60 क्वेश्चन है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप किस स्टेट से आते हैं और किस चीज़ की तैयारी करते हैं ये भी अपनी कमेंट में हमको बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।